दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी यानी 5 अरब से जायद लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पे मबनी सोशल मीडिया को इस वक्त मालूमात तक बर वक्त रसाई का तेज तरीन जरिया समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 2 बिलियन वेबसाइट्स मौजूद हैं जो इंटरनेट सारिफीन को मुतल्लिका मालूमात या तफरीह फराहम कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है? ये अरबों इंटरनेट सारिफीन और 2 अरब वेबसाइट्स कैसे जुड़े हुए हैं? इंटरनेट का मालिक कौन है और इंटरनेट को कौन कंट्रोल कर सकता है? इस मौजू से मुताल्लिक दिलचस्प सवालात के जवाबात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। दोस्तों, इंटरनेट की मौजूदा शक्ल जिससे हम वाकिफ हैं, लाखों कंप्यूटर्स के आलमी नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ तहों या लेयर्स की शक्ल में इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल करना या ऑनलाइन गेम्स खेलना, इंटरनेट का इस्तेमाल दुनिया के तकरीबन हर शोबे में देखा जा सकता है। इंटरनेट पर किसी भी मवाद को देखने के लिए आपको एक मखसूस वेबसाइट पर जाना पड़ता है जहां वो कंटेंट दस्तयाब हो। वेबसाइट का नाम कैसे हासिल किया जाए? हमारी वेबसाइट को कौन रजिस्टर करता है और इंटरनेट पर वेबसाइट को कौन कंट्रोल और इनका इंतजाम करता है? इन सवालात के जवाब जानने के लिए इंटरनेट के कुछ बुनियादी तसव्वुरात को जानना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो का डेटा गूगल या यूट्यूब डेटा सेंटर में महफूज किया जाता है, जो कि आपसे हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है। इस वीडियो डेटा का इसके माखज यानी डेटा सेंटर से एंड यूजर तक का तवील सफर यानी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन बहुत दिलचस्प और नाकाबिले यकीन है। इंटरनेट पर कोई भी मवाद जो हम तक पहुंचता है, डेटा स्टोरेज डिवाइस में महफूज किया जाता है, जैसे कि मुतल्लिका डेटा सेंटर के अंदर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस या SSD, बिल्कुल हमारे लैपटॉप में मौजूद हार्ड डिस्क की तरह। ये SSD एक ताकतवर और कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के तौर पर काम करता है, जिसे सर्वर कहते हैं। सर्वर का काम रिक्वेस्ट पर यूजर को वीडियो या दीगर स्टोर्ड कंटेंट पेश करना है। अब चैलेंज ये है कि डेटा सेंटर में महफूज डेटा को अपनी डिवाइस में कैसे मुंतकिल किया जाए। दोस्तों, इंटरनेट के इस अमल को समझने के लिए पहले हम IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के तस्वुर को समझते हैं। हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से मुंसलिक है, चाहे वो सर्वर हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन, इनफरादी तौर पर नंबरों की तरतीब से शनाख्त किया जाता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। जैसे आपके घर का पता आपके घर की एक मुनफरिद शनाख्त है और आपको भेजा गया हर खत आपके घर के पते की वजह से आप तक पहुंचता है। इंटरनेट की दुनिया में IP एड्रेस एक शिपिंग एड्रेस है, जो कि एक कॉन्ड्यूट के तौर पर काम करता है, जिसके जरिए तमाम मालूमात अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती हैं। आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप को आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने एक IP एड्रेस असाइन किया होता है। इसी तरह डेटा सेंटर में एक सर्वर का भी IP एड्रेस होता है। सर्वर आपका अपना कंप्यूटर या लैपटॉप हो सकता है, लेकिन बड़ी वेबसाइट को डेटा जखीरा करने के लिए अलग और ताकतवर सर्वर की जरूरत होती है, और गूगल या यूट्यूब जैसी वेबसाइट के लिए एक पूरा डेटा सेंटर स्टोरेज के लिए वक्फ है। चूंकि सर्वर वेबसाइट को स्टोर करता है, इसलिए आपका सर्वर का IP एड्रेस जानकर ही वेबसाइट तक रसाई हासिल की जा सकती है। अब एक फर्द के लिए इतने ज्यादा IP एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस मसले को हल करने के लिए youtube.com या facebook.com वगैरह जैसे डोमेन नेम इस्तेमाल किए जाते हैं जो IP एड्रेस से मुताबिकत रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट को हमारे डोमेन नेम के मुताबिक IP एड्रेस कहाँ से मिलते हैं। इस मकसद के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ी फोन बुक का इस्तेमाल करता है, जिसे DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। जिस तरह आपका मोबाइल फोन किसी शख्स का नाम उसके मोबाइल नंबर के साथ सेव करता है, DNS सर्वर डोमेन नेम के मुताबिक एक IP एड्रेस फराहम करता है। मुख्तसर ये कि जब आप अपने वेब ब्राउजर में डोमेन का नेम टाइप करते हैं, ब्राउजर मुतल्लिका IP एड्रेस हासिल करने के लिए DNS सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। IP एड्रेस हासिल करने के बाद आपका ब्राउजर मुतल्लिका डेटा सेंटर में सर्वर को डेटा हासिल करने की रिक्वेस्ट भेजता है। एक बार जब सर्वर को किसी मखसूस वेबसाइट तक रसाई की ये एप्लीकेशन मौसूल होती है, तो डेटा का फ्लो शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये डोमेन नेम कौन देता है। एक डोमेन नेम का मतलब दुनिया भर में एक ही वेबसाइट है, लिहाजा किसी को इसे रजिस्टर करना या इसे मैनेज करना होता है। आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी वेबसाइट के लिंक के 2 अहम हिस्से होते हैं, एक डोमेन नेम और एक टॉप लेवल डोमेन। मिसाल के तौर पे www.youtube.com में YouTube डोमेन नेम है और .com टॉप लेवल डोमेन है।
जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं आपको इसका डोमेन नेम रजिस्टर करना होगा। इसी तरह वेबसाइट पर मौजूद कंटेंट को सेव करने के लिए एक वेब सर्वर की भी जरूरत होती है, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट के डेटा को जखीरा करने के लिए अपनी खिदमत फराहम करती हैं। इन्हें होस्टिंग वेबसाइट्स कहा जाता है। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन और पूरे डोमेन नेम सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है DNS और ICANN। ICANN यानी कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, इसका इंटरनेट की दुनिया में बहुत अहम किरदार है। ICANN फैसला करता है कि कौन से टॉप लेवल के डोमेन्स की इजाजत है। टॉप लेवल डोमेन्स के लिए बाज़ाबिता बिडिंग की जाती है और वो कंपनियां जो टॉप लेवल के डोमेन खरीदती हैं इन्हें रजिस्ट्रीज कहा जाता है। जैसे .com डोमेन एक कंपनी की मलकियत है जिसे वेरीसाइन कहते हैं। इसके बाद आते हैं रजिस्ट्रार जैसे कि domain.com या godaddy.com। ICANN अपने सर्टिफाइड डोमेन रजिस्ट्रार के जरिए डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS मैनेज करता है। रजिस्ट्रार खुद टॉप लेवल डोमेन के मालिक नहीं होते, लेकिन आपको आपका मतलूबा डोमेन नेम बेचने और रजिस्टर करने के लिए ICANN की तरफ से इन्हें ये इख्तियार हासिल होता है। दोस्तों, इसी तरह IP एड्रेस का इंतजाम IANA यानी द इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी के जरिए किया जाता है, जो कि ICANN का ज़ैली इदारा है। इंटरनेट को इस तरह मियारी बनाना जरूरी है कि दुनिया में बैठा इंसान, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, दुबई, सिंगापुर या कराची में हो, उसकी वेबसाइट दुनिया के तमाम इंटरनेट सारिफीन के लिए काबिल रसाई हो। और ये तभी मुमकिन है जब इंटरनेट पे इन वेबसाइट्स का जखीरा और यूजर्स तक डेटा की तरसील का निज़ाम पूरी दुनिया में एक जैसा हो। ऐसा लगता है कि अपनी वसी ताकतों के साथ ICANN इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकता है और इसी वजह से इंटरनेट का मालिक है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ICANN यकीनी तौर पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन इंटरनेट बजाते खुद एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, बल्कि बहुत से अलग अलग नेटवर्क्स का एक मजमुआ है। कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट उसी से बनता है और इस तरह इस नेटवर्क का हर कंप्यूटर या सर्वर एक दूसरे से नेट की तरह जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है और हर कोई इंटरनेट का मालिक है। दोस्तों, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के तमाम इंटरनेट सारिफीन और वेबसाइट्स के सर्वर किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान डेटा की मुंतकिली कैसे होती है। दोस्तों, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का आसान तरीका सैटेलाइट का इस्तेमाल हो सकता है। डेटा सेंटर से एंटेना के जरिए सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जा सकता है और फिर सैटेलाइट से सिग्नल आपके मोबाइल फोन पर आपके करीब मौजूद एक और एंटेना के जरिए भेजा जा सकता है। लेकिन डेटा ट्रांसफर का ये तरीका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इतना मौजू नहीं है। ये सैटेलाइट जमीन के खत्ते उस्तवा से तकरीबन 36,000 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं। लिहाजा डेटा ट्रांसमिशन के कामयाब होने के लिए डेटा को कुल 72,000 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। इतनी लंबी दूरी सिग्नल रिसेप्शन में नुमायां डिले का बायस बनती है, जो कि ज़्यादातर इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए नाकाबिल कबूल है। मजीद ये कि ख़राब मौसम से ये कम्युनिकेशन मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा बैंडविड्थ की कमी और दीगर तकनीकी मसाइल भी ट्रांसमिशन की इस शक्ल में रुकावट है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट कम्युनिकेशन बहुत मौजू नहीं होती। अब हम आपको दिखाते हैं कि अमली तौर पर यह सब कैसे होता है। इस मकसद के लिए ऑप्टिकल फाइबर का एक वसी निज़ाम मौजूद है, जिसके जरिए डिजिटल डाटा को लाइट पल्स की सूरत में मुंतकिल किया जाता है। दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को 3 मुख्तलिफ सतहों में तकसीम किया गया है, जिन्हें टायर कहते हैं। दुनिया के तमाम बर्र-ए-आज़म और ममालिक टायर 1 पर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जुड़े हुए हैं। इस मरहले के दौरान उन्हें अक्सर पहाड़ों या समुद्र के नीचे जैसे दुश्वार गुजार खित्तों से गुजरना पड़ता है। अगर इनकी दर्जाबंदी की जाए तो टॉप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में वेरिज़ॉन, NTT, AT&T और टाटा कम्युनिकेशंस शामिल हैं। इसके नीचे टायर 2 ISPs मुख्तलिफ रियासतों या सूबों और शहरों को मुल्कों के अंदर जोड़ने के लिए काम करते हैं। इसके बाद टायर 3 ISPs आते हैं, जो कि सिर्फ एक मखसूस इलाके में यूजर्स को जोड़ते हैं और बैक एंड पे टायर 2 और आखिर में टायर 1 नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां टायर 3 का नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर की बजाय कॉपर वायर्स के जरिए कायम है। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं आप ऑप्टिकल फाइबर के इस मेन नेटवर्क से ज़रूर जुड़ जाते हैं।
अगर आप सेलुलर यानी मोबाइल डेटा या किसी वायरलेस इंटरनेट डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसके जरिए इंटरनेट तक रसाई हासिल करते हैं, तो ऐसी सूरत में सिग्नल या डेटा सबसे पहले ऑप्टिकल केबल के जरिए मोबाइल टावर को भेजा जाता है और फिर डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए आपके सेल फोन या इंटरनेट डिवाइस पर मुंतकिल किया जाता है। इसी तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला वायरलेस राउटर भी केबल के जरिए आने वाले सिग्नल को वायरलेस तरीके से आपके मोबाइल या लैपटॉप तक पहुंचाता है। इस तरह दुनिया के तमाम इंटरनेट सारिफीन ऑप्टिकल फाइबर के इस वसी नेटवर्क से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं और इस नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डेटा पैकेट की शक्ल में भेजा जाता है और इसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को डाटा पैकेट्स और उनकी सिक्योरिटी के साथ जोड़ने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इंटरनेट बिलाशुबा मालूमात, तफरीह और इबलाग का एक जदीद जरिया है। आज की मालूमाती वीडियो में हमने इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को समझा और सीखा कि इस वसी नेटवर्क को बिल्ड और मैनेज करने में कौन कौन हिस्सा लेता है। हमने ये भी सीखा कि इंटरनेट के जरिए कोई भी कंटेंट हम तक कैसे पहुंचता है। अगली वीडियो तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।